तो आपने प्रधानमंत्री को सुन लिया किस तरीके से उन्होंने हर सवाल का जवाब देने की यहाँ पे कोशिश की है और प्रधानमंत्री के इस बयान का क्या मतलब निकाला जाए, आज इसी पर करेंगे खास चर्चा। और हमारे साथ विशेष मेहमान जुड़ रहे हैं। बीजेपी की प्रवक्ता राधिका खेरा जुड़ेंगी, कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर शिवानंद जुड़ेंगे, राजनीतिक विश्लेषक अभिज्ञान प्रकाश और वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। और एक और विशेष मेहमान हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, वह हैं आपको जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी जी। और केसी त्यागी जी वैसे जेडीयू के महासचिव हैं, सीधे तौर पर इससे बहुत ज़्यादा लेना देना शायद आपको ना हो, लेकिन मैंने सोचा था इस बहस को लोकतांत्रिक मूल्यों, संवैधानिक मूल्यों के आधार पर देखा जाएगा। तो जब भी मैं केसी त्यागी साहब से मिला तो मुझे लगा कि जिस तरीके से उन्होंने लोकतांत्रिक इतिहास को काफ़ी गहराई से पढ़ा है, देखा है, तो ऐसे मौके पर उनके जो व्यूज़ हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया और त्यागी साहब हमारे साथ जुड़े। त्यागी साहब, बाकी सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत में केसी त्यागी साहब ऑफिस में करूँगा कि पहले राहुल गांधी का भाषण सुना आपने और अब प्रधानमंत्री का भाषण, और दोनों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो आप क्या निष्कर्ष निकालेंगे? नहीं, धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। मुझे लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपनी बात कहने का मौका मिला है, तो उन्हीं अनुभव के आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा उठाए गए जो सवाल होते हैं, एक तो प्रधानमंत्री उनका जवाब देते हैं, दूसरा अपनी सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसका ब्यौरा देते हैं। अब एक ताज़ा बहस चला दी कांग्रेस पार्टी ने, वो है चुनाव आयोग को लेकर के। मैं 1984 में, अब से 40 साल पहले मैंने पहला चुनाव लड़ा था और शाम को ही मुझको धरने पे बैठना पड़ा अपनी पार्टी के साथ। उस समय चौधरी चरण सिंह हमारे नेता होते थे और उत्तर प्रदेश में जगहों जगहों से आवाज़ आई थी कि बूथ कैप्चर हुए हैं। तो इस पर उन्होंने कोई कमेटी भी बनाई है चुनाव आयोग की गतिविधियों को चेक करने के लिए। तो मैं आपके प्रसिद्ध चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जो है एक तटस्थ प्रक्रिया का अंग है, संवैधानिक है पद। 2014 में 2019 में कोई नेता प्रतिपक्ष नहीं था, लिहाजा विपक्ष की बड़ी पार्टी के नाते नेता प्रतिपक्ष नहीं था, यानी कि कांग्रेस पार्टी के सदस्यों की संख्या के अनुकूल नहीं थी कि नेता प्रतिपक्ष बने, तो भी बड़ी पार्टी के नेता के नाते नेता प्रतिपक्ष को बुलाते थे। और एक और चीज आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो संवैधानिक पद है और वो तटस्थ होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। लेकिन यहां पर MS गिल साहब मेरे साथ राज्यसभा में रहे हैं, वो राज्यसभा के MP थे और केंद्र सरकार में मंत्री रहे थे मनमोहन सिंह जी की सरकार में। और उनकी मृत्यु का समाचार जो मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के नेता श्री MS गिल का निधन, ये मेरे लिए खतरनाक खबर भी है। बजाय CEC का निधन की खबर होती तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता के रूप में तो इस तरह की न्यूट्रलिटी उस जमाने में रही थी जिसका जिक्र हमारे कांग्रेस के मित्र कर रहे हैं। दूसरा, मेरा थोड़ा पढ़ने का भी शौक है, उस नाते मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने एक किताब का जिक्र किया है, एक किताब का जिक्र मैं भी करना चाहता हूं और वो किताब है पंडित नेहरू के सबसे विश्वस्त IFS अधिकारी कुंवर नटवर सिंह जी की, जो पहले बैच के IFS अफसर थे और गांधी नेहरू परिवार के सबसे लाडले लोगों में से थे कि उनको भी जाकर के बाद में विदेश मंत्री बनाया गया। उन्होंने किताब लिखी है माई चाइना डायरी, मैंने पूरी किताब पढ़ी है। वो चले गए थे चाइना में एम्बेसडर होकर के, उन्होंने चीनी भाषा भी सीख ली थी और 1958 में चामेलाई यहाँ पर आए थे तो उनके साथ वो भी आए थे। तो माई चाइना डायरी में उन्होंने जिक्र किया है कि किस तरह से हमारी विदेश नीति संचालित होती थी। 4 दिन तक चामेलाई यहाँ पर रहे लेकिन जॉइंट कम्युनिक जारी नहीं हो पाया। पंडित नेहरू कभी उनको मोरारजी भाई के पास भेजते थे, कभी गोविंद बल्लभ पंत के पास भेजते थे और निराशा में चामेलाई यहाँ से चले गए
और 1962 का जो चाइना डिबेकल है, शर्मनाक जो घटना है, वो इसके बाद घटी, जिसके बाद ऊंचे पैमाने पर हमारी जमीन पर चीनी सेना ने कब्जा किया और उसी में असफलता के दौर में उस समय के जो रक्षा मंत्री थे वी.के. कृष्णा मेनन, उनको इस्तीफा देना पड़ा। आज जब कांग्रेस पार्टी के हमारे मित्र इन सवालों को उठाते हैं, एक और चीज जोड़ना चाहता हूं। 1962 के डिबेकल के बाद ही पहली बार संसद में पंडित नेहरू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आया था। पंडित नेहरू के प्रति मेरे दिमाग में कोई दुर्भावना नहीं है, वो आजादी की लड़ाई के बड़े नेता थे, बड़े योद्धा थे, लेकिन उनकी चीनी जो नीति थी वो फेल हो गई। और एक और संस्मरण है कि रामलीला मैदान में मीटिंग होती है, पंडित नेहरू हैं, उसमें 1963 की बात है। डॉक्टर राममनोहर लोहिया पहली बार लोकसभा में जीत त्यागी करके साहब, जाते हैं। यही संस्मरण सुनने के लिए आपको मैंने आमंत्रित भी किया था, तो मैं चाहूंगा कि बाकी वक्ताओं के पास थोड़ा सा चला जाता हूं, फिर ऐसे संस्मरण आपसे मैं लूंगा, क्योंकि जब भी हम लोग सुनते हैं आपके सामने तो बड़ा ही दिलचस्प होता है यहाँ पे। तो कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवानंद जी। शिवानंद जी नमस्कार। आप शायद सुन पाए कि नहीं, थोड़ा देर से जुड़े हैं। केसी त्यागी साहब हमारे साथ बोल रहे थे, जो कि जेडीयू के महासचिव भी हैं और पूरे लोकतांत्रिक परंपरा को बहुत लंबे समय से देखा भी है। तो मैं वहीं से शुरुआत करूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने अपना भाषण दिया कल, उसके बाद अब प्रधानमंत्री का भाषण, आपको लगता है कि खासतौर से विदेश नीति को लेकर के एक नेता के तौर पर तो ठीक था, लेकिन जब आप नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आप होते हैं तो थोड़ा सा संयमित होना चाहिए था, और अब प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद बैकफुट पर आती दिखेगी कांग्रेस? देखिए, देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जब से 2014 से आज तक 10 साल में भारत का जो जीडीपी देखिए, डेवलपमेंट देखिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कुछ भी नहीं है। उन्होंने जिस प्रकार से अभी 8वां वेतन आयोग की बात कर रहे, दिल्ली की इलेक्शन सामने रख के उन्होंने बात कर रहे। नरेंद्र मोदी जी 10 साल में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लिया। गरीबों के बारे में सोच नहीं है, फार्मर के बारे में नहीं है, युवा युवतियों के बारे में नहीं है, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं, विकास नहीं, सिर्फ सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स मिसयूज करना, इलेक्शन कमीशन से अपने हाथ में लेके काम करना, आज तक सिर्फ बातें हुआ है। अभी परसों भी अभी बजट हो गया लक्ष्मण जी, बजट सिर्फ बिहार, डबल इंजन सरकार, बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए ही था, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए बजट नहीं था। और ये बार-बार बोल रहे हैं कि मैं 12 लाख तक इनकम टैक्स फ्री। लक्ष्मण जी आवाज आ रहा है? जी आ रही, आवाज आ रही है जी, आवाज आ रही है जी। 12 लाख इनकम टैक्स की बात की है उन्होंने, सिर्फ 24 लाख लोग हालांकि हैं। शिवानंद जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि इन सारे मुद्दों पे सरकार के परफॉर्मेंस के ऊपर सवाल जवाब करना विपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष का काम होता है, और राष्ट्रपति का भाषण के दौरान इस तरह की बातें की जाती है, लेकिन बातें करते करते तक जो सीमा होती है, शायद उस सीमा से कहीं आगे तो नहीं निकल गए। आपके नेता राहुल गांधी जब विदेश नीति पर ये कहते हैं कि चीन विदेश मंत्री को 3 बार भेजा गया ताकि न्योता लाया जाए, वो भी बगैर तथ्यों के आधार पर,